अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रीन फंक्शंस है। इसके बारे में मैंने आपको क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ग्रीन फंक्शन की क्या होती है। कि इसमें आप जैसे ही अब जब ये जो ऊपर लिखी हुई ना ये वाली जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम, ये 1D केस है ना, 1 डायमेंशनल केस है। और 3 डायमेंशन में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3D केस है। तो जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम इक्वल होता है जी ऑफ एक्स प्राइम एक्स के। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है 1 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन में हम इसको R1 R2 इज इक्वल टू जी ऑफ R2 R1 इस तरह करके लिख सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल 8.12 में आपको कराना चाह रही हूँ, ये आपकी 3 डायमेंशन केस है, ठीक है। तो आपको इसको दोनों में ट्राई करना चाहिए कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी 3 डायमेंशन में मैं आपको बता रही हूँ, तो इसके बाद ये जो इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी ना 8.12 की, इसमें आपने 1 डायमेंशन केस में ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसी सेम पैटर्न पे और सेम फुटिंग्स पे आपने, जैसे मैं आपको 3 डायमेंशन की कराऊंगी, आपने इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.12 को। तो पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 8.12, जिसमें प्रूव द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सिमेट्री ऑफ द ग्रीन फंक्शन इन 3 डायमेंशन, यानी जी ऑफ R1 R2 जो है वो इक्वल होता है जी ऑफ R2 R1 के। और इन ऑर्डर टू प्रूव द सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रीन फंक्शंस हमने कंसीडर करना है जनरल केस जी ऑफ R R1, ठीक है। अब हम दो तरह से ग्रीन फंक्शन को लेंगे, एक दफ़ा हम जी ऑफ R R1 करके लेंगे और दूसरी दफ़ा जिससे इक्वेशन 8.18 हम लिखेंगे, और दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे जी ऑफ R R2 की फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम पहली डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं इसकी डेल डॉट पी ऑफ आर और डेल ऑफ जी ऑफ आर आर वन प्लस लेमडा क्यू ऑफ आर जी ऑफ आर वन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ आर माइनस आर वन। दिस इज़ द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आपका ग्रीन फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है। और ये 3 डायमेंशन केस में इसलिए डेल डॉट जो है पी ऑफ आर डेल ऑफ जी ऑफ आर आर वन प्लस लेमडा क्यू ऑफ आर जी ऑफ आर वन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ आर माइनस आर वन, ठीक है। तो इसको आप आर वन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू आर इज इक्वल टू आर वन। ये जो आपने इक्वेशन लिखी है 8.18, ये आर इज इक्वल टू आर वन को सेटिस्फाई करती है। ये जो राइट हैंड साइड पे ये नॉन होमोजेनियस इसलिए क्योंकि राइट हैंड साइड पे डार्क डेल्टा फंक्शन आ रहा है, ठीक है, जिसको हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं अगर आपका जो है वो x इज नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम हो। तो इस वक्त ये फिलहाल जो है ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और ग्रीन फंक्शन ऐसी ही नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसलिए ये इसको सेटिस्फाई करता है। पी ऑफ आर और क्यू ऑफ आर जो इसके अंदर हैं दे आर द आर्बिट्री एंड द वेल बिहेव्ड फंक्शंस हैं, ठीक है। और इस रीजन में जिसमें हम इस आर वन के रीजन में, इसी तरह सिमिलरली हम आर टू के लिए इसको लिख सकते हैं। आर टू के लिए कैसे लिखेंगे, सेम यही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन अब हम जहां आर वन था उसकी जगह आर टू के लिए लिखेंगे। ये रीजन अब जो ग्रीन फंक्शन है वो आर टू को सेटिस्फाई कर रहा है ना, और जो डार्क डेल्टा फंक्शन है वो भी आर माइनस आर टू को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब ये दोनों हमने नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको ग्रीन फंक्शन हमारा सेटिस्फाई करता है, 8.18 को सेटिस्फाई ग्रीन फंक्शन आर वन सेटिस्फाई करता है, और 8.19 को आपका ग्रीन फंक्शन आर टू फॉर आर इज इक्वल टू आर टू सेटिस्फाई करता है। अब हमने करना क्या है कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन है 8.18 जिसमें आर वन आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आर टू से, जी ऑफ आर टू से। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है 8.19 जिसमें आपके पास जी ऑफ आर टू है ऑलरेडी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जी ऑफ आर वन से, ठीक है। यानी 8.18 को आपने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है जी ऑफ आर टू से, क्योंकि उसमें आर वन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह बोथ साइड्स पे 8.19 की इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है जी ऑफ आर वन से, ठीक है। इसको हमने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया जी ऑफ आर वन से। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को 8.18 और 8.19 दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है कि जो आपकी सेकंड इक्वेशन है जिसको 8.19, इसको आपने आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 8.18 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है और फिर उसके बाद साथ ही आपने इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो 2-3 स्टेप हमने किए, एक तो इसको मल्टीप्लाई करना है, पहली क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है आर टू से, जी ऑफ आर टू से, दूसरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया जी ऑफ आर वन से, और फिर आपने ये इस वाली इक्वेशन 8.19 को 8.18 में से सब्ट्रैक्ट करके दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लेना है। अब दोनों तरफ जब आपने इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपके पास ये एक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर आपने चूंकि 8.18 आपने पहले लिखनी है तो पहले जी ऑफ आर टू और ये फॉर्म हमने इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी, और ये डेल डॉट पी ऑफ आर और जो है डेल ऑफ जी ऑफ आर वन, ठीक है। ये जो आपके पास आर वन वाली फॉर्म है और आर वन वाली में से जब इसको आपने आर वन वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आर वन वाली टर्म्स जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उस पर क्या होगा, राइट हैंड साइड में भी हमने ये जो डार्क डेल्टा फंक्शन के साथ है इस वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया था जी ऑफ आर आर टू के साथ। तो इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ आर आर टू डार्क डेल्टा फंक्शन ऑफ आर माइनस आर वन माइनस और डी भी है ना, क्योंकि हम वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं। तो उसके बाद माइनस हमने इंटीग्रल इसमें से क्या कर देना है, इस वाली टर्म का, इस ये वाली राइट हैंड साइड जी ऑफ आर आर वन जिसको मल्टीप्लाई किया था, और डार्क डेल्टा है आर माइनस आर टू डी वी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, और लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट किया, 8.19 को 8.18 में से सब्ट्रैक्ट किया, और राइट में 8.19 में से को 8.18 में से सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से लिखा और इंटीग्रेट किया है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन की है। ठीक है, और इसको इस कम्पैक्ट फॉर्म में लिखा। जब ये एक कम्पैक्ट फॉर्म बन जाएगी जिसमें से हमने जी ऑफ आर आर टू जो है उसको हमने बाहर लिख लिया, और बाकी जो डेल डॉट के साथ ये जो टर्म है पूरी जिसमें जी ऑफ आर आर वन आ रहा है उसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। तो अब हम इस पर एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। एक तो पहले आपने ये जो राइट हैंड साइड में डार्क डेल्टा फंक्शन है इसकी जगह तो आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है कि जब भी इंटीग्रल लेते हैं ग्रीन फंक्शन का डार्क डेल्टा फंक्शन के साथ, तो अगर ये इस फॉर्म का है ना कि जी ऑफ आर आर टू डार्क डेल्टा आर माइनस आर वन के, और अगर ये इस तरह से है कि जी ऑफ आर आर वन और डार्क डेल्टा फंक्शन ऑफ आर माइनस आर टू, तो जब इस तरह का इंटीग्रल आप लेंगे तो ये आपको रिजल्ट देगा जी ऑफ आर टू आर वन। ठीक है, तो पहले वाले में से आपके पास आर वन आर टू आ जाएगा और दूसरे वाले इंटीग्रल में से आपके पास जी ऑफ आर टू आर वन आ जाएगा। तो ये दो इंटीग्रल्स के रिजल्ट आप पुट करेंगे, ये वाला और ये वाला राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लगानी पड़ेगी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आप लगाएंगे, आपने जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है इस पर आपने आइडेंटिटी लगानी है डेल डॉट ए बी सी। अगर आप डेल डॉट ए बी सी आपके पास आ रहा है तो आप डेल डॉट ए और डेल ऑफ ए डॉट बी सी प्लस ए डेल डॉट बी सी, इस तरह आप इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने ये वाली आइडेंटिटी अगर यूज़ करें कि डेल के साथ जब डॉट करके ए बी सी तीन आ रही हैं आपके पास, तो आप ये वेक्टर आइडेंटिटी है ना, तो आप ए को बाहर लिख के डेल के साथ और पहले करेंगे डॉट बी सी, और फिर ए को डेल से भी बाहर निकालेंगे और डेल डॉट बी सी। अब अगर इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करें तो यहाँ से आपके पास हमें ये जो आपके पास फॉर्म आ रही है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, ये फॉर्म इस तरह की बन रही है ना, यानी ये है ए डेल डॉट बी सी। जी ऑफ आर आर टू जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये है डेल डॉट बी सी, ये वाली टर्म बन रही है। तो अगर आपकी इस तरह की फॉर्म बन रही है ए डेल डॉट बी सी वाली, तो ए डेल डॉट बी सी जो है आपके पास उसको आप अगर ये वाली टर्म, तो ये जो ए बाहर है डेल से, ठीक है ना, और ए बाहर है डेल से, और आपके पास ए डेल डॉट बी सी वाली, तो इसको आप इधर ही रहने दें, और ये वाली जो टर्म है आपके पास डेल ए डॉट बी सी वाली, इसको आप उस तरफ ले जाएं। तो ये इस आइडेंटिटी से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास ए डेल डॉट बी सी जो है वो बराबर होगी, इसको आप उधर ले जाएं, तो डेल डॉट ए बी सी माइनस डेल ए डॉट बी सी। ये आइडेंटिटी अब आपने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे यूज़ करना है। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्म की है ना कि ए डेल डॉट बी सी, तो ए डेल डॉट बी सी को अगर आप खोल के लिखें तो ए डेल डॉट बी सी बराबर होगा डेल डॉट ए बी सी माइनस डेल ए डॉट बी सी। तो ये आपने इसी तरह से लिखा है। ये क्या हो गया आपके पास, जब आप इधर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बन गया डेल डॉट, ये पूरा आपके पास डेल डॉट ए बी सी। ये आपने ए कौन है आपका जी ऑफ आर आर टू, बी कौन है पी ऑफ आर, सी कौन है डेल जी आर आर वन। तो ये ए बी सी डेल डॉट ए बी सी इज इक्वल टू, ये क्या किसके बराबर है आपके पास, डेल ऑफ जी ऑफ आर आर टू, यानी आपके पास डेल ऑफ ए, ठीक है, और डॉट बी सी प्लस ए डेल डॉट बी सी। तो ये हमने फार्मूला इधर ओपन किया है, जो ऊपर वाला फार्मूला ना ये यहाँ पे ओपन किया है कि आपके पास जो भी होता है डेल डॉट ए बी सी, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले डेल ए के साथ आता है डॉट बी सी, और प्लस आप क्या करते हैं ए को बाहर निकाल लेते हैं डेल से, तो डेल डॉट बी सी, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी हमने इधर अप्लाई करके ये ए डेल डॉट बी सी इज इक्वल टू डेल डॉट ए बी सी माइनस डेल ए डॉट बी सी, ये हमने आइडेंटिटी का ये जो लास्ट हमारा फार्मूला ये हमने इधर अप्लाई कर दिया और ये हमने ऑब्टेन कर लिया ये रिजल्ट इससे। ठीक है, सिमिलरली ये हमने रिजल्ट ऑब्टेन किए जी एफ आर आर टू की फॉर्म में ना। अब सिमिलरली हम जो जी एफ आर आर वन की फॉर्म में भी इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करके वेक्टर आइडेंटिटी। तो जी एफ आर आर वन की फॉर्म में भी यही इक्वेशन, सिर्फ जहाँ पहले जी एफ आर आर टू था उसकी बजाय अब हम लिख देंगे जी एफ आर आर वन, ठीक है ना, और यहाँ पे जहाँ पे जी एफ आर आर वन आ रहा था वहाँ पे आर आर टू आ जाएगा। ठीक है ना, यानी सेम उसी पैटर्न पे जहाँ आर आर टू था वहाँ पे आर आर वन आ जाएगा।
जहाँ पे RR1 था वहाँ पे RR2 आ जाएगा, RR2 की जगह RR1 आ जाएगा, ठीक है, और RR1 की जगह RR2 आ जाएगा। तो ये पूरी यही इक्वेशन आप सिमिलरली करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे पहले RR2 था उसकी जगह RR1 आ जाएगा, और जहाँ पे RR1 था वहाँ पे RR2 आ जाएगा। तो वही पिछली क्वेश्चन हमने रीराइट की है सिमिलरली करके, और सिर्फ चीज़ों को हमने जो है वो इंटरचेंज की है। जहाँ पे पहले जो था RR2 था वहाँ पे RR1 आ गया, जहाँ पे RR1 था वहाँ पे RR2 आ गया, और अब ये दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। तो अब इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमने इधर से निकाली हैं, तो हम इन दोनों को पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन 8.20 में, जहाँ के लिए हमने इसको निकाला था, ठीक है, जहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी। तो ये जो दोनों वैल्यूज है GRR2 डेल डॉट ये वाली फॉर्म और माइनस GRR1 डेल डॉट ये वाली फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड पे, ये दोनों वैल्यूज़ अब हमने इधर से निकाल ली हैं। एक वैल्यू हमने ये निकाली है GRR2 डेल डॉट दिस, और दूसरी हमने सिमिलरली करके जो लिखी है। ये दोनों वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन नंबर 8.20 जो हमारी पीछे है इक्वेशन, इसमें जिसमें हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी, इसमें पुट करेंगे, इसकी जगह और इसकी जगह। ये दोनों वैल्यूज़ हम इन दोनों चीज़ों की इधर पुट कर देंगे, दोनों इक्वेशंस की, इस वाली पूरी टर्म की और इस वाली पूरी टर्म की जो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो दोनों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। राइट हैंड साइड तो हमने पहले सिंप्लीफाई कर ली हुई थी, ठीक है, जो GRR1 R1 R2 और माइनस GR2 R1 की फॉर्म में थी, ठीक है ना। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास ये जो टर्म है जो पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये जो दो टर्म है, एक डेल डॉट इस तरह से GRR2 PR और डेल ऑफ GRR, और दूसरी आपके पास डेल डॉट GRR1 P ऑफ R डेल G ऑफ RR2, ये दोनों को हम अब इधर लगाएंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या कहता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट A dV जो है वो बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ A डॉट ds के ना, ठीक है। तो ये हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अगर हम इधर अप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड पे, पहले तो हम इसको सिंपल एक ही डेल में लिखेंगे ना इन दोनों फॉर्म्स को। तो एक डेल में अगर दोनों को लिखेंगे तो ये G ऑफ RR2 P ऑफ R और डेल ऑफ G ऑफ R1, और माइनस जो है डेल डॉट हमने कॉमन ले लिया है ना दोनों में से, माइनस G ऑफ RR1 P ऑफ R और डेल G ऑफ RR2, ये दोनों टर्म्स हमारे पास बची थी, ये दो कैंसिल हो गई थी। इन दोनों को हमने सिंपल एक सिंगल डेल के साथ हमने लिख लिया। राइट हैंड साइड हमारी वो जो है पहले ही हमने सिंप्लीफाई करी थी, जो डार्क डेल्टा फंक्शन को सिंप्लीफाई करके आई थी, और अब इस लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया जैसे मैंने आपको बताया, और डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करके ये हमने वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन इज दैट द ग्रीन फंक्शन हैज द सेम वैल्यू ऑन द सरफेस एज एंड देयर नॉर्मल डेरिवेटिव्स हैव द सेम वैल्यूज ऑन द सरफेस एज, उनके ग्रीन फंक्शन इटसेल्फ और उसके डेरिवेटिव्स दोनों की सेम वैल्यूज होती हैं सरफेस के ऊपर। और तो जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वो क्या बन जाएगी, ये पूरी जो आपके पास है ये बन जाएगी आपके जो पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वैनिश हो जाएगी, यानी जो पूरा इंटीग्रल है सरफेस इंटीग्रल, चूंकि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, वो कह रहे हैं ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा 0, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था G ऑफ R1 R2 माइनस G ऑफ R2 R1, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और यही सिमेट्री प्रॉपर्टी हमें कहती है, ठीक है। तो ग्रीन फंक्शन की सिमेट्री प्रॉपर्टी का मतलब है कि G ऑफ R1 R2 बराबर होता है G ऑफ R2 R1 की, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 R2 R2 R1, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आपने इसी पैटर्न फुटिंग्स पे चलते हुए, इसी पैटर्न पे चलते हुए हम जैसे हमने 3 डायमेंशन केस में किया है, ये ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें डेल डॉट के साथ काम करना था आपने। जब आप 1 डायमेंशन में करेंगे तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, क्योंकि आपने फिर उसको एक्स के साथ और फिर ये वाली इक्वेशन आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन अब ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, देखें d/dx किसकी जगह आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे यूज़ करते थे ना डेल डॉट दिस, तो डेल की जगह डेल तो यूज़ होता है ना 3 डायमेंशन के लिए, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के लिए। अब डेल की जगह आप यूज़ करें क्या, खाली d/dx 1 डायमेंशन के लिए। फिर p ऑफ r जो हम लेते थे उसकी जगह अब आप क्या यूज़ करते हैं, p ऑफ x, ठीक है, 1 डायमेंशन की। फिर डेल g ऑफ r1, ठीक है, उसकी जगह हमने d/dx ऑफ x(x1) कर लिया, और जो हमारा होता था प्लस लेमडा q ऑफ r, तो ये अब आपके पास लेमडा जो है उसको हमने कांस्टेंट है ना, उसको तो हमने 1 कंसीडर कर लिया, और q ऑफ r की जगह अब आपने क्या कर लिया, q जो कि x पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। पहले वो q r पे डिपेंडेंट था पोजीशन वेक्टर पे, अब ये x सिंगल डायमेंशन में 1 डायमेंशन में वो x पे डिपेंडेंट होगा। और g ऑफ r1 जो है उसकी जगह अब आप क्या लिख रहे हैं, g ऑफ x(x1), ठीक है, और इज इक्वल टू डार्क डेल्टा फंक्शन ऑफ r माइनस r1, उसकी जगह आप डार्क डेल्टा फंक्शन ऑफ x माइनस x1 कर रहे हैं, ठीक है। और डार्क डेल्टा ये पॉजिटिव के साथ था, यहाँ पे डार्क डेल्टा फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है,
ठीक है ना। तो ये एक जो छोटी जो चेंजिंग है, इस चेंज के साथ आपने अब ये वाली इक्वेशन जो है, इसी इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में सिंगल डायमेंशन के लिए ये वाली इक्वेशन कंसीडर करनी है आपने, और इस पे वही सारा काम करना। अब इस इक्वेशन को आप पहले ये x(x1) के लिए ना, इसी तरह अब आप इसको x(x2) के लिए लिखेंगे। जैसे हमने इस एक इक्वेशन को पहले r(r1) के लिए थी, तो फिर हमने इसको r(r2) के लिए लिखा था। फिर इस वाली इक्वेशन को पहले r(r2) से मल्टीप्लाई किया था, इसको r(r1) से, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया था। सिमिलरली अब आपने इसी पैटर्न पे ये एक इक्वेशन उन्होंने आपको बताई है हिंट के तौर पे, इसी से अब आप x(x2) के लिए इक्वेशन लिखें, और फिर इस वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे g(x)(x2) से, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन लिखेंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे g(x)(x1) से, और फिर दोनों का इंटीग्रेट करेंगे बिल्कुल उसी फुटिंग्स पे जैसे आपने ये किया था। और फिर राइट हैंड साइड पे डिराक डेल्टा फंक्शन की जो है वो प्रॉपर्टी लग जाएगी जब आप इंटीग्रेट करेंगे उसको। तो राइट हैंड साइड पे जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन g(r)(r2), और ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है ये r1 r2 बन जाता था, अब आपका ये g(x1 x2) बन जाएगा। और जो दूसरा था डिराक डेल्टा फंक्शन, वो जो g(r2 r1) बन रहा था, वो अब g(x2 x1) बन जाएगा। तो इसी फुटिंग्स पे, सेम फुटिंग्स पे ज़रा आप इस एक इक्वेशन से एक सेकंड इक्वेशन लिखें, उसको भी इसी तरह जब आप सेकंड इक्वेशन लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई करें देंगे आप g(x)(x1) के साथ, ठीक है। और फिर आप इंटीग्रेट करके, तो ज़रा इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करके तो कोशिश करें कि इसको आप वन डायमेंशन के लिए इसकी सिमेट्री प्रॉपर्टी जो है ग्रीन फंक्शन की, वो ज़रूर ट्राई करें इसमें, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल नंबर 8.13 है, ये आपके पास पेपर में आई हुई है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें उन्होंने कहा है कि फॉर द ग्रीन फंक्शन g(x)(x') सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वही डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे आपको ऊपर दी हुई है, सेम वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उन्होंने कहा जी ये आपकी जो मेन, क्योंकि हम ज़्यादातर ना वन डायमेंशन के लिए काम कर रहे हैं, ये जो 3 डायमेंशन का केस है ये ज़रा डिफरेंट एक केस था, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। वरना जितना पूरा चैप्टर आपने ग्रीन फंक्शन किया है उसमें हमने वन डायमेंशन डिफरेंशियल इक्वेशन वाली ही कंसीडर की है, 3 डायमेंशन वाली नहीं ली। तो ये किससे आपकी वन डायमेंशन डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे आपने ऊपर दिए, और उन्होंने कहा है कि ये बताएं कि ग्रीन फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है, और प्रूव करना है कि आपके पास ये इसका अगर आप ये जो फॉर्म है फॉर x'+0 और dg/dx जो है फॉर x'-0 इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है एट द एंड आपने। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये है d/dx ऑफ p ऑफ x dg/dx प्लस qg इज इक्वल टू माइनस डिराक डेल्टा ऑफ x-x'। इस इक्वेशन को आप याद रखें, ये वन डायमेंशन जो आपकी 1D का केस में आपकी जो है ना नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो सेटिस्फाई, जिसको ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई करता है, जो हमें ग्रीन फंक्शन का सोल्यूशन देती है। तो ये इक्वेशन आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इसी से आपको ग्रीन फंक्शन मिलता है। अच्छा, अब अगर हम ये इक्वेशन आपने ये लिख ली जैसे उन्होंने दी थी, तो अब आप इसको क्या करते हैं, आपने इसको इंटीग्रेट करना है किन लिमिट्स के दरमियान में, हम कह रहे हैं x' माइनस ईटा और एंड x' प्लस ईटा के दरमियान में इंटीग्रेट कर देते हैं। ईटा कौन होगा, ईटा वो होगा जो अप्रोचेस टू 0 होगा, क्योंकि हमने ये सेटिस्फाई करना है ना एट द एंड, ये इक्वेशन बनानी है। तो हम ईटा को 0 को अप्रोच करा सकते हैं, और इस वक्त हम उसे कह रहे हैं कि x' माइनस ईटा और x' प्लस ईटा के बीच में हम उसकी इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स। अब ज़रा इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा ईटा प्राइम माइनस ईटा, x' माइनस ईटा से लेके x' प्लस ईटा तक, और ये वाली अब इसका d/dx जो है वो इंटीग्रेशन से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, आपने सिर्फ लिमिट्स लेनी होंगी इसकी x' माइनस ईटा से x' प्लस ईटा तक। और ये qg जो है आपके पास जब इसको भी आप इंटीग्रेट करेंगे x' माइनस ईटा से x' प्लस ईटा में, तो ये जो q वाली टर्म होती है ना, चूंकि ये g ऑफ x' और q दोनों ही कंटिन्यूस हैं, और जब दोनों कंटिन्यूस होती हैं x इज इक्वल टू x' के ऊपर, तो फिर आपके पास ये वाला इंटीग्रल जो है ये 0 हो जाता है। तो Q वाला इंटीग्रल आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि G भी कंटिन्यूस है, Q भी कंटिन्यूस है। जब दोनों चीज़ें, Q फंक्शन ऑफ x है ना, जब दोनों कंटिन्यूस होंगी x इज इक्वल टू x' पे, तो आपके पास ये पूरा इंटीग्रल जो है Q का ये 0 के बराबर हो जाएगा। बाकी रहेगी आपके पास राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपने लिमिट्स उसी तरह ली हैं x' माइनस ईटा से x' प्लस ईटा तक, और डिराक डेल्टा फंक्शन था x माइनस x'। ये पूरा इंटीग्रल जो है डिराक डेल्टा फंक्शन वाला ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रल रिजल्ट तो हम 1 लिख लेंगे। तो ये चूँकि माइनस पहले का इसके साथ ना जो आपकी क्वेश्चन में चला आ रहा है, तो ये -1, राइट हैंड साइड आपकी -1 हो जाएगी, तो ये -1 होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इसकी, तो ये तो डिफरेंस जो इसका डिफरेंशियल है उसने इंटीग्रेशन को कैंसिल करके इसकी लिमिट्स ईटा अप्रोचेस टू 0, ये इस तरह से आगे p ऑफ x dg/dx और x' माइनस ईटा से x' प्लस ईटा, ये वाली टर्म q वाली जो है ये 0 हो गई। और राइट हैंड साइड पे मैंने कहा डिराक डेल्टा फंक्शन का जो इंटीग्रल है आपका वो 1 के बराबर हो गया, माइनस पहले का साथ था उसके, ठीक है। अब ज़रा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट्स अप्लाई करें ज़रा x' प्लस ईटा, x की जगह x' प्लस ईटा,
और ये अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करें, ठीक है, एक्स की जगह एक्स प्राइम माइनस ईटा और राइट हैंड साइड पे -1। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ईटा अप्रोचेस टू 0, ये लिमिट अप्लाई करें, क्योंकि हमने शुरू में ही कह दिया था कि ईटा जो है वो 0 को अप्रोच करता है, तो ये लिमिट ज़रा ईटा अप्रोचेस टू 0 वाली अप्लाई करके उसके बाद सिंस पी ऑफ एक्स प्राइम जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम, तो जब ये कंटिन्यूस हो जाता है तो कंटिन्यूस का मतलब होता है कि पी ऑफ एक्स प्राइम माइनस पी जो एक्स प्राइम माइनस 0 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्राइम प्लस 0, यानी ये दोनों ही पी एक्स प्राइम को शो कर रही हैं। तो अगर ये दोनों ही पी ऑफ एक्स प्राइम को शो कर रही हैं तो मैं इस एक्स ये भी पी एक्स प्राइम को शो करेगी, ये भी पी एक्स प्राइम को शो करेगी, तो इन दोनों में से पी एक्स प्राइम जो है हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये डी जी ओवर डी एक्स जो है एट एक्स प्राइम प्लस 0 माइनस डी जी ओवर डी एक्स एक्स प्राइम माइनस 0 इज इक्वल टू -1, और यहाँ से ये जो पी ऑफ एक्स प्राइम है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, और ये वो चीज़ है हैंस प्रूव्ड जो आपने प्रूव करनी थी। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल थी छोटी सी, और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पास्ट पेपर में आई हुई है, तो इसको आप और ये मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वन डायमेंशन आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको ग्रीन फंक्शन हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो ये इक्वेशन आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है, जो इन्होंने आपको गिवन दी थी उससे आपने ये प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग लिमिट्स इंटीग्रेट करके दोनों तरफ और लिमिट्स अप्लाई करके, ठीक है, एक्स प्राइम माइनस ईटा और एक्स प्राइम प्लस ईटा के दरमियान में। तो ये किसका प्रूफ था। अब इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 8.13 की, तो इसको आप खुद ज़रूर ट्राई करें। अब ये पेज नंबर 438 पे जो है ये सिंपल सी एग्जांपल है 8.22 जिसमें उन्होंने कहा ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करें लेप्लास इक्वेशन का। लेप्लास इक्वेशन में आपको पता है वो सिंपल सी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, जिसमें राइट हैंड साइड जो है वो 0 होता है ना। तो इस सिचुएशन में हमारे पास गिवन इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अगर हमने इसका ग्रीन फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हम जो है इस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे कि ये इक्वल है डिराक डेल्टा फंक्शन के, यानी डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे माइनस डिराक डेल्टा ऑफ आर माइनस आर प्राइम हम लिख देंगे, ये खुद से हम पुट करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड पर डिराक डेल्टा फंक्शन। उसके बाद अगर हमारे पास ग्रीन फंक्शन है तो हम लेट करेंगे कि जो जी ऑफ आर आर प्राइम भी द ग्रीन फंक्शन फॉर द ऑपरेटर अल्फा, अगर हम कोई ऑपरेटर अल्फा जो है वो कंसीडर करें और उसका अल्फा ऑपरेटर अगर हमारी इक्वेशन पे अप्लाई होता है तो हमें उससे ग्रीन फंक्शन मिल जाता है। तो हमने अगर ये अल्फा ऑपरेटर इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ अगर कोई अल्फा ऑपरेटर एक्ट करता है तो आपके पास डेल स्क्वायर साई पे जब अल्फा ऑपरेटर एक्ट करेगा तो वो आपको क्या दे देगा, ग्रीन फंक्शन। सो डेल स्क्वायर ऑफ साई की जगह अब आपको मिल जाएगा ग्रीन फंक्शन आर आर प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ आर माइनस आर प्राइम, ठीक है। ये जो आपका लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये साई के ऊपर एक्ट किया ना, और उससे आपको क्या मिल गया, ग्रीन फंक्शन। अच्छा, उसके बाद अब आपने चूंकि हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को ले रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका डेल है ये इसको अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मिले तो हम कह सकते हैं डेल स्क्वायर ग्रीन फंक्शन जो है आपका फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन को जब हम स्फेरिकली उसको देखते हैं तो हमारे पास जो उसकी डेफिनेशन होती है डिराक डेल्टा की वो ये होती है, ठीक है। सो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है कि डेल स्क्वायर ऑफ 1/4 पाई आर इज इक्वल टू माइनस डिराक डेल्टा ऑफ आर। ये डेफिनेशन है डिराक डेल्टा फंक्शन की अपनी। इसको अगर हम यूज़ करें तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर ऑफ 1/4 पाई आर की जगह हमने क्या लिखना है, आर माइनस आर प्राइम ना, क्योंकि डिराक डेल्टा अब आर पे नहीं है, अब वो क्या है, आर माइनस आर प्राइम। तो आर की जगह हम आर माइनस आर प्राइम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, और इसी डेफिनेशन को हम इस तरह राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे कि माइनस डिराक डेल्टा ऑफ आर की जगह क्या आ जाएगा, आर माइनस आर प्राइम। अब ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है या तो इनको कंपेयर कर लें इन दोनों इक्वेशंस को, या आप जो है इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ना डिराक डेल्टा की, ठीक है। तो या आप ये कह सकते हैं कि दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे दोनों की क्या है, 8.29 और 8.30 में राइट हैंड साइड दोनों माइनस डिराक डेल्टा ऑफ आर माइनस आर प्राइम है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, डेल स्क्वायर ऑफ जी ऑफ आर आर प्राइम इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ऑफ 1/4 पाई आर माइनस आर प्राइम। डेल स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये फॉर्म बननी थी ना दोनों को कंपेयर करके कि डेल स्क्वायर ऑफ जी ऑफ आर आर प्राइम, ठीक है, ये इक्वल होना था किसके, डेल स्क्वायर ऑफ 1/4 पाई और आर माइनस आर प्राइम, ये इसके इक्वल होना था, ठीक है। तो अब ये दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर जो है अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ आर आर प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई आर माइनस आर प्राइम। तो ये एक सिंपल सी डेरिवेशन थी एग्जांपल 8.22 में, जिसमें हमने लेप्लास इक्वेशन जो है अपना वो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी इसी तरह से है कि अब आपकी ये लेप्लास इक्वेशन नहीं है, उन्होंने राइट साइड पे एक चार्ज क्यू रखा है फॉर एग्जांपल, तो फिर
ज़ीरो की बजाय अब आपके पास क्यू है कोई ना। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो आपका डेल स्क्वायर जी ऑफ आर आर प्राइम है, जो आपका ग्रीन फंक्शन है, अगर हम उसको फॉर द डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल स्क्वायर, वो दो वैल्यूज़ देगा आपको। या तो वो ड्राक डेल्टा आर माइनस आर प्राइम के बराबर होगा इफ़ आर इज इक्वल टू आर प्राइम इस सिचुएशन में, और अगर आर आर प्राइम के बराबर नहीं होगा तो वो आपको जीरो का रिजल्ट देगा, यानी इफ़ आर इज नॉट इक्वल टू आर प्राइम। तो अगर आर इज नॉट इक्वल टू आर प्राइम तो ये एक लेप्लास इक्वेशन बन जाएगी, जो ऊपर वाला हमने केस किया। तो ये जो ऊपर वाला हमने केस किया ये तब के लिए जब आर इज नॉट इक्वल टू आर प्राइम। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आर 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 प्राइम के बराबर नहीं होता, फिर आपको जो है ये लेप्लास इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हमने केस किया। अब हम जो केस करने जा रहे हैं, जब हम कहते हैं कि अगर आर आर प्राइम के बराबर है, तो फिर इन दैट केस ये जो हमने पहले ऊपर वाले केस को कंसीडर करेंगे, लेप्लास इक्वेशन वाले को, कि जब आर इज नॉट इक्वल टू आर प्राइम तो आपके पास जो है वो जीरो आ जाएगा, डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, विच इज़ द लेप्लास इक्वेशन। इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कंसीडर किया, आर थीटा और फाई के फॉर्म में आप इसको लिख लिया, और इसके बाद आपने इसमें जो है वो सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री जो है वो अप्लाई करनी है, वो आर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हर एक टर्म को, यानी ये जो ये फर्स्ट टर्म है इसको भी जीरो, ये भी जीरो के बराबर हो गई। तो जब ये हर टर्म पे अप्लाई होगी, तो जब फर्स्ट टर्म जीरो के बराबर है, तो यहाँ से हमने कहा कि आपका आर इधर जाके जीरो हो गया, तो पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल आर स्क्वायर ऑफ आर साई ये भी जीरो के बराबर होगा, और यहाँ से पार्शियल बाय पार्शियल आर साई वो किसी कांस्टेंट ए के बराबर होगा, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ का इंटीग्रेट करेंगे ना अब इसको, तो एक इसका इंटीग्रल जो है वो एक इसके डिफरेंशियल से कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक डिफरेंशियल रह जाएगा, और जब कांस्टेंट जीरो का इंटीग्रल हम करेंगे कोई कांस्टेंट ए आ जाएगा, और इसको इस तरह सिंप्लीफाई करते हुए फिर अगेन आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिर एक और आपके पास कांस्टेंट बी आ जाएगा, ए आर प्लस बी, और यहाँ से आपके पास साई जो है वो ए प्लस बी ओवर आर के बराबर होगा। और अगर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें कि साई जीरो हो जाता है अगर आपका आर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इस वजह से आपका जो पहला वाला कांस्टेंट ए है वो जीरो हो जाएगा ना। तो अगर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं कि साई जीरो को अप्रोच करता है फॉर आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये जो फर्स्ट कांस्टेंट है ए, दैट शुड बी जीरो। तो अब आपने सेकंड कांस्टेंट बी की वैल्यू निकालनी होती है। बी की वैल्यू निकालने के लिए आपने ये जो डेल स्क्वायर साई ऑफ, अगर आप ये वाला केस हम कंसीडर करें ना ये, तो अगर आप डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू डेल्टा ड्राक डेल्टा ऑफ आर माइनस आर प्राइम, ठीक है, फॉर आर इज इक्वल टू आर प्राइम के लिए, अगर ये हम थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हम कंसीडर करें बी को वैल्यूएट करने के लिए, तो उसके लिए अगर हम उसकी वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे, और साई पे हमने उसका इंटीग्रल ले लिया दोनों तरफ का, और डिवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया। डिवर्जेंस थ्योरम आपके वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जब अप्लाई करेंगे तो डेल ऑफ आपके पास साई डी एस डॉट डी एस इज इक्वल टू 1, और यहाँ से जब आप सरफेस इंटीग्रल जो है इसको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास ये जो आपका यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको लिखेंगे ना डी एस वैक्टर, तो डी एस वैक्टर जो है वो आपको आर यूनिट वेक्टर, ये जो डेल डॉट डी एस है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करके ये आपके पास आर यूनिट वेक्टर ओवर आर का मैग्नीट्यूड, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके बी जो है वो -1 ओवर 4 पाई के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका जो सोल्यूशन है वो साई ऑफ आर, जो हमने कहा था कि वो किसके बराबर था, ए प्लस बी ओवर आर, तो ए तो पहले जीरो आ गया था ना बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद, तो साई बच गया था बी ओवर आर के ना। तो अब आपने बी जो है वो वैल्यूएट कर लिया है कि दिस इज़ -1 ओवर 4 पाई, तो अब साई बराबर हो जाएगा -1 ओवर 4 पाई आर, ठीक है। साई को अब हम इस तरह लिख सकते हैं। सो ये आपने सोल्यूशन निकाल लिया है। तो अगर ये -1 और अगर चार्ज Q जो है वो प्रेजेंट है, जैसे कि हमने देखा कि ये आपने ये जो आपकी इक्वेशन थी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, ये डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू Q के बराबर था ना, तो अगर आपका चार्ज Q प्रेजेंट होगा तो फिर उसकी प्रेजेंस में आपके पास साई ऑफ आर इज इक्वल टू -Q ओवर 4 पाई आर के बराबर होगा। हैंस द ग्रीन फंक्शन अब आप जी ऑफ आर आर प्राइम जो है वो किस तरह लिख सकते हैं, -Q ओवर 4 पाई आर को अब आप कैसे स्प्लिट करके लिखते हैं, आर माइनस आर प्राइम मैग्नीट्यूड इसलिए ले लेंगे सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ है। अब इसमें आपने इस वाले रिजल्ट में और ये पीछे लेप्लास इक्वेशन वाले रिजल्ट में क्या फ़र्क है, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं था, लेप्लास इक्वेशन में राइट हैंड साइड जीरो थी तो कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे वो चार्ज है, और इसमें कोई अगर चार्ज नहीं था तो जारी बात है नेगेटिव साइन भी नहीं था, तो ये सिंपली जी ऑफ आर आर प्राइम 1 ओवर 4 पाई आर माइनस आर प्राइम के बराबर था, और ये -Q ओवर 4 पाई आर माइनस आर प्राइम के बराबर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी आपकी, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन से आपके पास ये सिंपल सा रिजल्ट आ गया था लेप्लास इक्वेशन से, ठीक है, फॉर आर इज़ नॉट इक्वल टू आर प्राइम ना। तो हमने जो है डेफिनेशन ऑफ डार्क डेल्टा फंक्शन इस्तेमाल की थी। यहाँ पे जब आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, फिर आपने ये देखना होता है कि
आपके पास जो है डेल स्क्वायर ऑफ जी ऑफ आर आर प्राइम, अगर आर आर प्राइम के बराबर है तो आपके पास डार्क डेल्टा आता है, और अगर वो बराबर नहीं है तो जीरो आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने लेप्लास इक्वेशन के लिए किया था। और उसको लेप्लास इक्वेशन वाले रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने कांस्टेंट ए की वैल्यू तो जीरो निकाली थी, सोल्यूशन भी निकाल लिया था, साई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर आर। ए हमने जीरो लगा लिया था बाउंड्री कंडीशन से, बी की वैल्यू निकालने के लिए फिर आपने जो दूसरा केस था ये वाला जो आपका कि आपके पास जो है डार्क डेल्टा आर माइनस आर प्राइम के बराबर होता है डेल स्क्वायर जी, ठीक है। फिर हमने वो वाला इस्तेमाल किया था और उसको हमने उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने वॉल्यूम स्फीयर जो है वो यूज़ किया था, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू डार्क डेल्टा आर माइनस आर प्राइम वाला जो है ना केस, ये वाला कंसीडर किया था फॉर आर इज इक्वल टू आर प्राइम, ठीक है। और वॉल्यूम स्फीयर लिया था, फिर उसका डाइवर्जेंस थ्योरम उस पर लगाया और बी की वैल्यू निकाली थी -1/4 उसको पुट करके तो हमारे पास साई ऑफ आर माइनस क्यू ओवर 4 के बराबर आ गया। तो ये सिंपल सी इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्यू विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज क्यू, तो आपके पास कोई क्यू नहीं आता राइट हैंड साइड पे, ना ही कोई नेगेटिव साइन आता है। तो ये दोनों मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल्स ये आपको बता दी। उसके बाद अब हम जो हमारी एक जो मेन एक टॉपिक है आपका जो आपका स्टर्म लेवल प्रॉब्लम है, स्टर्म लेवल प्रॉब्लम, ठीक है। ये स्टर्म लेवल प्रॉब्लम जो है ये पास्ट पेपर में भी आई हुई है और इसमें उन्होंने कहा है द इक्वेशंस वी गेट फ्रॉम द हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स आर ऑफ दिस फॉर्म। ये हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की ये बेसिकली हमने निकाली हुई है हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बाद, ठीक है, वो इस फॉर्म में हमने लिखी हुई है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्यू वाई ऑफ एक्स प्लस लेमडा और आर ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो शुरू की ये टर्म्स है ना ये वाली, ये तो अभी भी मैंने आपको पीछे भी बताया, ये आपकी ग्रीन फंक्शन की इक्वेशन थी इतनी, और ये जो अब ये एक्स्ट्रा टर्म एक आ रही है ना इसको आप रहने दें। ये जो शुरू की क्वेश्चन है ये पूरा आपका जिसमें ये अब लेमडा वाली टर्म अलग है, लेमडा एक हाँ लेमडा की वैल्यू हमें नहीं पता ना, वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, वो इट इज़ टू बी डिटरमाइंड। तो लेमडा वाली टर्म अलग से अब इसमें एडिशन आ गई हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से। जो बाकी की ये जो टर्म है ये वो है जो ग्रीन फंक्शन जिसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस सारी टर्म में से हम अगर कहें कि ये जो आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स को कॉमन ले लेना इसमें, तो अगर वाई ऑफ एक्स को इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें तो ये जो बाकी की सारी टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है आपके ऑपरेटर एल को, ठीक है। तो अगर आपका एल जो है कोई ऑपरेटर है जो आपका लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसको हम कह सकते हैं, और सेकंड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर इसलिए कह रहे हैं कि डी बाई डी एक्स एक बाहर भी है और एक अंदर भी है, तो ये डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है ना, तो ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ स्टर्म ये जो है ये ऑपरेटर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये पूरी टर्म जो है ये ऑपरेटर एल को रिप्रेजेंट करिए। सो दिस इज एल और वाई ऑफ एक्स आप इसमें से कॉमन ले लें, तो एल वाई ऑफ एक्स और प्लस लेमडा और आर एफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो है ये आपका द ऑपरेटर एल इज़ द लीनियर बिकॉज इट सेटिस्फाई द कंडीशन, ये आपका लीनियर है क्योंकि ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या है एल अगर आप कॉमन लें तो ए वाई वन ऑफ एक्स प्लस बी वाई टू ऑफ एक्स और इज इक्वल टू ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इज इक्वल टू ए एल वाई वन ऑफ एक्स प्लस बी एल वाई टू ऑफ एक्स। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब ये तो थी लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर की ना कंडीशन कि जब भी अगर हम कहते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो फिर इसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि आप फंक्शन y को एक्सपैंड करके y1 y2 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, और इस तरह बाद में l के साथ इसको अलग अलग करके भी कांस्टेंट से और b के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसकी दो फर्दर बातें हैं, या तो अगर ये सेल्फ एडजॉइंट है या फिर दूसरा ये हार्मिशन ऑपरेटर है। अगर तो ये सेल्फ एडजॉइंट है ऑन द इंटरवल ए बी तो फिर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी आप इसका इंटीग्रल ले सकते हैं ए टू बी और साई कोई यानी फंक्शन है साई ऑफ एल फाई डी एक्स वेयर साई और फाई ये दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है ना, दो रियल फंक्शंस हैं साई भी और फाई भी। और ये जो कंडीशन है दैट शुड बी इक्वल टू आपका इंटीग्रल ए टू बी, और हम फाई को बाहर लिख सकते हैं ऑपरेटर से और साई को फाई की जगह ऑपरेटर के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ एडजॉइंट की निशानी होती है कि अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है अगर वो सेल्फ एडजॉइंट है तो आप फंक्शन की जगह को रिप्लेस कर सकते हैं ऑपरेटर के साथ, यानी अगर ऑपरेटर दूसरे फंक्शन पे लग रहा था और एक फंक्शन ऑपरेटर से बाहर था तो हम उस फंक्शन को ऑपरेटर के साथ लिख सकते हैं और जो पहले ऑपरेटर के साथ फंक्शन था उसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो एक तो इंटीग्रल ए टू बी इंटरवल के अंदर,
ठीक है। और वेयर साई और फाई दो फंक्शंस थे। अगर ये हर्मिशन ऑपरेटर है, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर, एक तो सेल्फ एडजॉइंट की ये निशानी है। हर्मिशन ऑपरेटर का मतलब है इंटरवल ए बी पे कि अगर ए टू बी इंटीग्रल है तो हर्मिशन की निशानी आपने करना है कि आप इसका अगर कॉन्जुगेट लें तो साई का कॉन्जुगेट अगर आप लेते हैं और फिर आप एल ऑपरेटर फाई किसी और फंक्शन फाई पे लगता है डी एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी। और ये जो साई जो कॉन्जुगेट आपने बाहर लिया हुआ था, आप इसको एल ऑपरेटर के साथ लेके इसका होल का कंजुगेट ले सकते हैं और फाई डी एक्स इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हर्मिशन की निशानी है। तो ये दो तरह से हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को देखते हैं। अगर वो सेल्फ एडजॉइंट है तो फिर हम इंटरवल ए टू बी पे तो फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं कि फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर जिस फंक्शन पे लग रहा था उसको आप बाहर ले सकते हैं और जिस पे नहीं लग रहा था उस फंक्शन को आप ऑपरेटर के साथ ले सकते हैं। और अगर वो हर्मिशन ऑपरेटर है इंटरवल ए टू बी में तो फिर आप इंटीग्रल ए टू बी जब लेंगे तो वो जिस फंक्शन का कंजुगेट लिया होगा वो आप ऑपरेटर के साथ लिख के उसका होल का कंजुगेट लेते हैं और वो जो दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा फाई और साथ उसके और डी एक्स। ठीक है। और ये दो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं सेल्फ एडजॉइंट की कि अगर डिफरेंशियल ऑपरेटर अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो क्या होगा, और अगर वो हर्मिशन ऑपरेटर है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब स्टर्म लिउविल इक्वेशन जो है इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो हमने ऑपरेटर जिसको डिफाइन किया है हमारा एल जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, ये जो आपका जो है ये लीनियर, अगर ये इसकी जो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का कि ये आपका आम तौर पे अमूमी तौर पे जो है नॉर्मली ये आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डर जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये पहली प्रॉपर्टी है स्टर्म लिउविल इक्वेशन की। दूसरी क्या है कि ये जो स्टर्म लिउविल इक्वेशन है, एक तो ये पहली चीज़ तो हमने ये ऑपरेटर एल को डिफाइन कर दिया ना। दूसरी प्रॉपर्टी ये जो दूसरी इसके पार्ट है जिसमें लेमडा आ रहा है जो अननोन है हमारे लिए, वो उसके लिए कि द साइन ऑफ लेमडा इज नॉन नेगेटिव, यानी लेमडा को पॉजिटिव रियल होना चाहिए। कांस्टेंट है लेकिन ये पॉजिटिव और रियल होगा लेमडा। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी ये चीज़ है कि द सोल्यूशन वाई ऑफ एक्स आर बाउंडेड, जो इसके साथ सोल्यूशन आपको मिलेंगे इस स्टर्म लिउविल इक्वेशन से वो बाउंडेड होंगे, यानी बिटवीन बाउंड्रीज होंगे। ऐसे नहीं है कि वो ओपन फील्ड के अंदर होंगे। ठीक है, उनकी कोई ना कोई लिमिटेड बाउंड्री होगी। जैसे अगर हम उसको ए टू बी इंटरवल के अंदर निकालना चाहते हैं या किसी भी इंटरवल के अंदर निकालना चाहते हैं तो वो जो सोल्यूशंस होंगे वाई ऑफ एक्स उसके इस स्टर्म लिउविल इक्वेशन के, ये जो हमने सबसे ऊपर पढ़ी है जो हमें हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन से मिली है, ये बाउंडेड सोल्यूशन होंगे इसके। अब इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स आ जाती हैं स्टर्म लिउविल इक्वेशन की। आपकी जो लेजेंडरी इक्वेशन है वो स्टर्म लिउविल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। फिर एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन है। अच्छा, एक नॉर्मल लेजेंडरी इक्वेशन है वो इस तरह की है ना, 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल इंटू एल प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज लेजेंडरी इक्वेशन। अब ये जो लास्ट टर्म है अगर इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दे, बाकी सारी वही रहेगी। जो लास्ट टर्म है अगर इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि ये एल इंटू एल प्लस 1 और जो है और इसके साथ वाई को बाहर ही रखें, कॉमन रखें, तो इसके साथ एक और टर्म अगर आप बीच में माइनस एम स्क्र ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र अगर ये टर्म आ जाती है तो फिर ये एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन बन जाती है। तो एक ये लेजेंडरी इक्वेशन है और एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन वो है जिसमें लास्ट टर्म में आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, एम स्क्र ओवर माइनस एम स्क्र ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र की मॉडिफिकेशन हमने की। ठीक है, तो ये आपके पास और इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें पी ऑफ एक्स जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइनस एक्स स्क्र को, और क्यू ऑफ एक्स जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी टर्म को, ये माइनस एम स्क्र ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र को, और लेमडा जो है वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है एल इंटू एल प्लस 1 को। ठीक है ना, और आर ऑफ एक्स हम अगर कहीं नजर नहीं आ रहा तो आर ऑफ एक्स 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये लेजेंडरी इक्वेशन इसकी एग्जांपल होगी, एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन एग्जांपल होगी। तीसरी की इसकी एग्जांपल है बेजल इक्वेशन, जो आपने पीछे बेजल फंक्शन पढ़ा है उसकी एक इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको याद हो, जिससे हम बेजल फंक्शन निकालते होते थे। तो ये वो इक्वेशन है एक्स स्क्र डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी बेजल इक्वेशन। ठीक है, ये इसकी एक एग्जाम्पल बन गई है हमारी स्टर्म लिउविल इक्वेशन की। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्पल स्टर्म लिउविल इक्वेशन की है। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल में उसकी हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये भी आपकी जो है ये स्टर्म लिउविल इक्वेशन की एक एग्जांपल है जिसमें डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2n वाई इज इक्वल टू 0। फिर जो आपकी लेगुरी इक्वेशन है, लेगुरी इक्वेशन वो भी आपकी क्या है, एक्स डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0। फिर जो आपकी जो चेबिशेव इक्वेशन है, चेबिशेव इक्वेशन जो है वो भी इसी तरह से इसी फॉर्म में इस फॉर्मेट में। तो ये 5-6 एग्जाम्पल्स इन्होंने लिखी हैं, ये सारी किसकी हैं, ये आपकी, और ये सारी इक्वेशंस आपको इसलिए आनी चाहिए कि अगर वो कोई इक्वेशन आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में दे देते हैं
कि राइट डाउन हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन या चेबीशेव इक्वेशन या लेगर इक्वेशन या लेजेंडर जो आपकी लेजेंडर इक्वेशन है या एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन, तो ये इक्वेशंस आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, इनका ये फॉर्म, इनकी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है, ये आपको याद होना चाहिए, फिर आप वो लिख सकते हैं। और ये सारी 6 की 6 एग्जांपल्स जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टर्म। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टर्म लिव इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने इसकी 6 एग्जांपल्स देख ली। इन इक्वेशंस को बेजल इक्वेशन भी इसमें आ जाती है। तो ये इसकी फॉर्मेशन एग्जांपल्स हो गई। अब और उनकी फॉर्मेशन आपने जो है याद करनी है इसमें। अब स्टर्मली इक्वेशन की 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज क्या हैं जी? एक तो रेगुलर स्टर्मली इक्वेशन होती है, दूसरी कैटेगरी क्या है? पीरियोडिक स्टर्मली इक्वेशन होती है, और तीसरी कैटेगरी इसकी क्या होती है? आपके पास सिंगुलर स्टर्मली इक्वेशन होती है। तो ये 3 तरह की स्टर्मली इक्वेशन होती हैं, रेगुलर स्टर्मली इक्वेशन और पीरियोडिक स्टर्मली इक्वेशन और सिंगुलर स्टर्मली इक्वेशन। ठीक है, तीनों कैटेगरीज को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके पास आती है रेगुलर स्टर्मली इक्वेशन। रेगुलर स्टर्मली इक्वेशन की ये फॉर्मेट है, उसमें आप देखें d/dx p(x) dy/dx और प्लस q(x) y(x) प्लस लेमडा, ये पहली वाली टर्म तो ऑपरेटर है ना, और उसके बाद प्लस लेमडा r(x) y(x) इज इक्वल टू 0। तो दिस इज कॉल्ड द रेगुलर स्टर्म, जो नॉर्मल हमने पीछे पढ़ी है जो स्टर्मली इक्वेशन है, यानी जो पीछे हमने फॉर्म में पढ़ी है ना, ये वाली जो ऊपर, ये आपकी रेगुलर स्टर्मली इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम रेगुलर स्टर्मली इक्वेशन कहते हैं। अब आपके पास इस रेगुलर स्टर्मली इक्वेशन में होता क्या है? इसकी कंडीशन ये है कि p(x) ग्रेटर देन 0 होगा, यानी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 होता है। r(x) भी ग्रेटर देन 0 है, यानी ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। और उसके बाद जो x है ना, इसके अंदर जिस फंक्शन x पे y जो है, जिस x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वो x जो है वो a to b, यानी उसकी लिमिटेशंस हैं, वो a to b के अंदर है, यानी वो लिमिटेड है a से b के इंटरवल के बीच में। और अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास हम इसको फॉर एग्जांपल के तौर पे हम d/dx ऑफ p(x) की जगह 1 - x² अगर लें, dy/dx प्लस q(x) y(x). q(x) को मैंने आपको बताया था, चूँकि वो कंटिन्यूस है, y और q दोनों कंटिन्यूस होते हैं, तो अक्सर फिर हम q और y वाली टर्म जो है वो 0 हो जाती है। आखिरी इक्वेशन जो है r(x) को अगर हम 1 पुट कर दें, ठीक है, तो r(x) 1 हो गया, और बाकी लेमडा y। ठीक है, y के साथ बेशक आप y(x) लिखें या ना लिखें, पता है कि y जो है वो x डिपेंडेंट है ना, सो प्लस लेमडा y इज इक्वल टू 0। क्यू वाली टर्म मैंने आपको कहा 0 है, क्योंकि क्यू और y जब दोनों कंटिन्यूस फंक्शंस आ जाते हैं आपके पास, तो फिर ये टर्म जो है वो हमारे पास 0 हो जाती है। और x अगर बाउंडेड है किसके बीच में? 1/2 और 3/4 के बीच में, ये x की बाउंड्रीज हैं। a जो है वो 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, b जो है बाउंड्री वो 3/4 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमने 1 - x² ग्रेटर देन 0 है, q(x) जो है वो 0 ले लिया इस टर्म में, और r(x) जो है उसको हम 1 ले लिया है, और x की जो बाउंड्रीज हैं a और b 1/2 और 3/4 है। सो द रेगुलर स्टर्मली इक्वेशन टुगेदर विद द लीनियर होमोजेनियस सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशंस, अगर हम उसको देखें तो हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन के साथ, जो लीनियर कौन सी वाली थी? ये वाली। अगर हम इस रेगुलर को इसके साथ मिलाएं, ये हमारे पास ये लीनियर की कंडीशन थी ना, कि L जो है वो लीनियर कब कहलाता है? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि L को आप खोल के एक A जो है उसके साथ y1 ऑफ x, यानी y को एक्सपेंड करना है ना आपने फंक्शन y को, y1 ऑफ x प्लस y2 ऑफ x, इस तरह से, और फिर हम A को L के साथ, A को L के साथ, फिर B को L के साथ, इस तरह अलग अलग करके ब्रैकेट खोल के लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर की एक कंडीशन होती है। तो अगर हम लीनियर के साथ इसको मिलाएं कंडीशन के साथ, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? α1 इन्होंने कह दिया, चाहे आप a भी ले लें, चाहे अल्फ़ा बीटा ले लें कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, क्योंकि α1 α2 β1 β2 ये सारे नॉन साइमल्टेनियसली जो है ना 0 हैं तो कॉन्स्टेंट्स, लेकिन नॉट साइमल्टेनियसली 0, यानी इकट्ठे 0 नहीं हो सकते ना, ये कभी कोई 0 होगा, कभी कोई 0 होगा। ठीक है, तो ये अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखें लीनियर फॉर्म में, तो आप इसे, इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह लिख सकते हैं ना, लीनियर होमोजेनियस के साथ α1 y1 ऑफ α1 y ऑफ अल्फ़ा, और या y ऑफ a, और α2 y प्राइम, यानी इसका डेरिवेटिव। ठीक है, y और y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, एक ये कंडीशन। अगर बीटा के साथ लिखेंगे तो हम कहेंगे β1 y ऑफ b प्लस β2 और y डेरिवेटिव ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशंस हमने लिख ली, α1 और α2 की फॉर्म में, और β1 और β2 की फॉर्म में, लीनियर इसको एक्सपेंड करके। ठीक है, y लिया है और y डिपेंडेंट है a पे, और y का साथ डेरिवेटिव भी लेना है। ठीक है, इसी तरह y डिपेंडेंट b पे है और उसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो ये हम लीनियर में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जो आपका फंक्शन y होता है उसे एक्सपेंड करते हैं, और अगर y फंक्शन है तो y, जैसे हम पहले कहते थे y1 y2, तो y2 जो है वो इधर उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, इसी तरह y डिपेंडेंट b पे है तो y प्राइम ऑफ b जो है वो उसका डेरिवेटिव है।
और वेयर अल्फा वन बीटा वन अल्फा वन अल्फा टू बीटा टू ये ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। एंड दिस इज कॉल्ड द रेगुलर स्टर्म लुई प्रॉब्लम, ये इसको रेगुलर स्टर्म लुई प्रॉब्लम कहते हैं। ये इसकी हमने एग्जाम्पल भी देख ली है। अब आज पीरियोडिक स्टर्म लुई इक्वेशन कैसे होती है। पीरियोडिक में क्या होता है, ये वही स्टर्म लुई इक्वेशन है, डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये देखें, प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन सेम वही है, लेकिन पीरियोडिक की निशानी क्या होगी। रेगुलर में तो ये निशानी थी ना कि पी ऑफ एक्स को ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स हम बेशक जीरो कर देते हैं, और आर ऑफ एक्स जो है वो भी ग्रेटर दैन जीरो होता है, उसको हम अक्सर वन ले लेते थे, और एक्स बाउंडेड था ए और बी के बीच में। इसकी कंडीशन क्या होगी पीरियोडिक की कि पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, ठीक है, ये तीनों जो हैं आपके पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स फॉर एनी एक्स बिलोंग्स ए टू बी, यानी कोई जो उसकी बाउंड्री है इंटरवल है ए बी में, ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस होंगे। पी ऑफ एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्यू ऑफ एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, आर ऑफ एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, और इनकी जो पीरियड है वो किसके बीच में, ए और बी के बीच में। और पीरियड का डिफरेंस क्या होगा, आपको पता है डिफरेंस जब निकालना हो ए और बी इंटरवल का तो बी माइनस ए करके निकालते हैं, तो उसका पीरियड जो है वो बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि पी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए होगा, वो बी माइनस ए के बीच में ही ना, तो उसका पीरियड बी माइनस ए जो है फाइनल इंटरवल माइनस इनिशियल इंटरवल, तो हमने पी ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए। इसी तरह क्यू ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए। इसी तरह आर ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, आर ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए, यानी पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स, ये तीनों पीरियोडिक फंक्शंस है ना, और इन सब में एक चीज़ रिपीटेड है। पीरियोडिक उस चीज़ को कहते हैं जो हर थोड़े इंटरवल के बाद रिपीट होती है, ठीक है, और एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। यहाँ पे वो रेगुलर इंटरवल है बी माइनस ए, तो हमने देखा कि एक्स प्लस बी माइनस ए, क्यू में भी एक्स प्लस बी माइनस ए, आर में भी एक्स प्लस बी माइनस ए, और अगर एक्स को हम ए ले लें तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह ए अगर हम ले लें तो पी ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स की जगह ए लें, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, तो ए प्लस बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी ए जो है वो पी ऑफ बी के बराबर हो जाएगी इफ एक्स इज इक्वल टू ए। सिमिलरली फॉर क्यू एंड आर, उसमें भी हम एक्स को ए अगर हम करें तो आपका क्यू ऑफ ए जो है वो क्यू ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा, इसी तरह आर ऑफ ए जो है वो आर ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी एग्जांपल उन्होंने ये लिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर ये आपके पास कोई इक्वेशन है और इसका एक्स का इंटरवल है जीरो से लेके पाए तक का, ठीक है, जीरो से पाए सेमी सर्कल को कहते हैं, ठीक है, ये होता है जीरो से पाए, दिस इज अ सेमी सर्कल, तो ये एक्स का इंटरवल है जीरो से पाए के बीच में। तो उसमें उन्होंने कहा यहाँ पे अगर हम देखें तो पी ऑफ एक्स, ये वन जो लिखा हुआ ना साथ, ये पी ऑफ एक्स है, सो पी ऑफ एक्स यहाँ पे वन है, और अगर हम इसको पीरियोडिक चेक करना चाहते हैं तो दिस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, दैट शुड बी इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस पाए, क्योंकि पाए इसका फाइनल इंटरवल है ना। अगर हम इनिशियल इंटरवल उसका था जीरो, फाइनल इंटरवल क्या है पाए, तो पाए माइनस जीरो इज पाए, तो हम अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है तो पी ऑफ एक्स प्लस पाए भी वन के बराबर होगा। इस इक्वेशन में अगर हम देखें क्यू ऑफ एक्स हमने जीरो ले लिया हुआ है, तो इसका मतलब है क्यू ऑफ एक्स प्लस पाए भी जीरो होगा। इसी तरह अगर हमने आर ऑफ एक्स इसमें इस इक्वेशन में वन लिया हुआ है तो फिर आर ऑफ एक्स प्लस पाए भी वन के बराबर होगा फॉर इंटरवल जीरो टू पाए, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है वो इंटरवल जीरो टू पाए के बीच में। तो कहने का मकसद ये कि जो उसका इंटरवल होता है ना, बाउंड्री इंटरवल ए और बी, अब ये जो जीरो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो पाए है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो भी लिमिटेड जो इंटरवल है ए से बी के बीच में, यानी जीरो से यहाँ पे पाए के बीच में, तो आपकी जो वैल्यू पी ऑफ एक्स की होगी वही पी ऑफ एक्स प्लस पाए की भी होगी फाइनल इंटरवल की। यानी अगर पी ऑफ एक्स वन है तो पी ऑफ एक्स प्लस पाए भी वन है, क्यू ऑफ एक्स अगर जीरो है तो क्यू ऑफ एक्स प्लस पाए भी जीरो है, आर ऑफ एक्स अगर वन है तो आर ऑफ एक्स प्लस पाए भी वन के बराबर होगा इस इंटरवल बाउंड्री इंटरवल के बीच में। सो दिस इज द पीरियोडिक स्टर्म लेवल इक्वेशन है टुगेदर विद द लीनियर। अगर इसको आप लीनियर होमोजेनियस के जैसे ऊपर आपने लीनियर के साथ उसको मिलाया था रेगुलर स्टर्म इक्वेशन को, अगर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन के साथ मिलाएं तो वहाँ पे इस तरह आया था ना। अब इसको अगर मिक्स करें लीनियर होमोजेनियस के साथ और पीरियोडिक के साथ, पीरियोडिसिटी भी बीच में डालें, तो फिर आपका जो y ऑफ ए है वो y ऑफ ए प्लस बी माइनस ए, यानी ये y ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा, और y ऑफ ए का डेरिवेटिव भी, जो काम y ऑफ ए करेगा वो उसका डेरिवेटिव भी करेगा, यानी y प्राइम ऑफ ए जो है वो भी बराबर होगा y प्राइम ऑफ ए प्लस बी माइनस ए के, विच इज़ y प्राइम ऑफ बी। सो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक स्टर्म प्रॉब्लम सिस्टम है, यानी जो आपका फंक्शन y करेगा विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ए, और हमने देखा कि y ऑफ ए बराबर है y ऑफ बी के। तो इसी तरह y का जो प्राइम ऑफ ए जो है, जो उसका y का डेरिवेटिव है
वो भी वाई प्राइम ऑफ ए, वो भी वाई प्राइम ऑफ बी, यानी वो भी उसी तरह करेगा जैसे उसके फंक्शन ने किया। तो फंक्शन के डेरिवेटिव भी उसी तरह बिहेव करते हैं। तो ये पीरियोडिक स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम हमने देखी इसमें सिस्टम में। ये एक और उन्होंने एग्जांपल दी हुई, आप इसको भी इसी तरह से देख सकते हैं कि अगर आप पी ऑफ एक्स जो है वो 1 है तो पी ऑफ एक्स प्लस पाई भी 1 है, फिर क्यू ऑफ एक्स हमने 0 लिया है तो क्यू ऑफ एक्स प्लस पाई भी 0 है, आर ऑफ एक्स 1 है तो आर ऑफ एक्स प्लस पाई भी 1 के बराबर है। अब यहाँ पे जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस है ना वो है 0 टू पाई, ठीक है ना, जैसे पहले थी 0 टू पाई। तो अब आपका जो y ऑफ 0 है वो y ऑफ 0 प्लस पाई वो बराबर होगा y ऑफ पाई के। तो जो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन थी y ऑफ 0 के ऊपर वो बराबर होगी फाइनल सोल्यूशन के, यानी फाइनल बाउंड्री के ऊपर जो सोल्यूशन आएगा ना y ऑफ पाई के ऊपर। तो दोनों सोल्यूशन सेम होंगे, y ऑफ 0 वाला सोल्यूशन और y ऑफ पाई वाला सोल्यूशन, ये दोनों दैट शुड बी इक्वल, क्योंकि ये पीरियोडिसिटी की कंडीशन है कि जो इनिशियल बाउंड्री पे जो सोल्यूशन आ रहा था वो फाइनल बाउंड्री पे भी वही सोल्यूशन आएगा। सो दिस इज द पीरियोडिक स्टर्म लिउविल इक्वेशन। उसके बाद आ जाए लास्ट आपकी तीसरी कैटेगरी स्टर्म लिउविल की है, वो है सिंगुलर स्टर्म लिउविल इक्वेशन। सिंगुलर का मतलब होता है कहीं पे आपकी जो है ना 0 की वैल्यू आ रही होगी। अब इसका मतलब है कि सिंगुलैरिटी बीच में आ रही है, कहीं पे वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो वो उसको 0 कर देगा, ये सिंगुलर की कंडीशन होती है। अब जैसे ये आपकी ये एक रेगुलर स्टर्म लिउविल इक्वेशन है ना, जो हमने शुरू में इधर भी लिखी, ठीक है। तो रेगुलर स्टर्म लिउविल इक्वेशन अब आपको याद हो जानी चाहिए, और ये है किस फॉर्म की होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स और प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक स्टर्म लिउविल इक्वेशन है। इस स्टर्म लिउविल इक्वेशन में अगर हम अगर हम इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम ये करेंगे कि दिस शुड बी सिंगुलर। अगर हम पी ऑफ एक्स को क्या कर दें, 0 ले लें, और आर ऑफ एक्स को जो है या पी ऑफ एक्स को 0 ले लें या आर ऑफ एक्स को 0 ले लें, और एक्स की बाउंड्रीज क्या है, ए से बी, ठीक है, या दोनों को भी 0 ले सकते हैं, पी ऑफ एक्स को भी 0 ले सकते हैं, आर ऑफ एक्स को भी 0 ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपकी अगर हमने ये एग्जांपल लें, डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स की जगह अगर हम लगा दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स, क्यू ऑफ एक्स हमने 0 ले लिया इसमें, प्लस लेमडा वाई इज इक्वल 0, और आर ऑफ एक्स को हमने 1 ले लिए, और बाउंड्री क्या है एक्स की -1 से 1। तो अब आपका पी ऑफ एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आपका पी ऑफ एक्स 0 कब हो सकता है, अगर x जो है उसकी लिमिट आप लगाएं +-1, x +1 होगा तो भी आपका पी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, x -1 होगा तो भी आपका पी ऑफ एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट x इज इक्वल टू +-1 पे आपकी ये सिंगुलैरिटी आ जाती है कि आपका पी ऑफ एक्स जो है वो 0 हो जाता है। क्यू ऑफ एक्स हमने पहले इसमें 0 ले लिया और आर ऑफ एक्स को हमने 1 लिया था, और ये बाउंड्रीज क्या थी बिटवीन -1 और +1, ठीक है। तो हमने x की -1 और +1 वैल्यू के लिए देखा कि p ऑफ x जो है वो आपको 0 दे देता है रिजल्ट। सो दिस इज द सिंगुलर स्टर्म लिउविल इक्वेशन टुगेदर। अगर इसको आप इकट्ठा करें विद द लीनियर होमोजीनियस एंड सुटेबल एंड पॉइंट्स के साथ, तो अब बाउंड्री कंडीशंस अब क्या है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी अब बाउंड्रीज दैट इज जो उसका सोल्यूशन बनेगा y वो + इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एंड दैट शुड बी 0। तो फिर हम उसे कहेंगे दिस इज द सिंगुलर स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल यही वाली क्वेश्चन अगर हम लें कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0, बाउंड्रीज क्या है x जो है -1 से 1 के बीच में। तो अगर हम इसको अब निकालें, बाउंड्री कंडीशन डालें, अगर हम इसको -1 के लिए निकालें तो y -1 का जो सोल्यूशन होगा, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज है ना -1 से 1 के बीच में, और y डिपेंड करता है x की वैल्यूज के ऊपर। तो अगर x -1 से 1 के बीच में है तो y ऑफ -1 शुड बी इक्वल टू y ऑफ 1 एंड दैट शुड बी 0, यानी y -1 पे भी 0 आंसर आना चाहिए और y +1 पे भी जो है वो आपको 0 आंसर मिलेगा। सो ये आपकी इसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, कि आपका सोल्यूशन हर सूरत में जो है वो 0 आ रहा है, चाहे आप y की -1 वैल्यू ले रहे हैं चाहे उसकी +1, यानी दोनों बाउंड्रीज के ऊपर, x की दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जिसके दरमियान में वो बाउंड्रीज आप लगा रहे हैं। तो ये हमने ये इस इक्वेशन से देखा कि सिंगुलैरिटी किसको कहते हैं, सिंगुलर स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पी ऑफ एक्स जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, x की लिमिट है +-1 क्योंकि x बाउंडेड है बिटवीन +1 और -1, क्यू ऑफ एक्स हमने 0 लिया और आर ऑफ एक्स जो है वो 1 के बराबर था। तो ये तीन तरह की जो कैटेगरीज हैं रेगुलर स्टर्म लिउविल इक्वेशन, ठीक है, उसमें ये कंडीशंस होती हैं, और पी ऑफ एक्स की, आर ऑफ एक्स की, और जो है ज़्यादातर हम क्यू ऑफ एक्स को तो 0 ही ले लेते हैं। फिर पीरियोडिक स्टर्म लिउविल की में वही आपने स्टर्म लिउविल इक्वेशन लिखनी है, लेकिन उसकी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं ना, उसमें ये पीरियोडिक फंक्शंस की ये कंडीशन बन जाती हैं कि जो भी एक्स का इंटरवल होता है ए और बी, उसको अगर आप b माइनस ए के लिए आप देखें तो आपका पी ऑफ ए जो है वो पी ऑफ बी के बराबर होना चाहिए फॉर एक्स इज इक्वल टू ए। इसी तरह फिर हमने तीसरा कैटेगरी देखी सिंगुलर स्टर्म लिउविल इक्वेशन, उसमें हम कहते हैं कि पी ऑफ एक्स 0 हो सकता है या आर ऑफ एक्स 0 हो सकता है या दोनों भी 0 हो सकते हैं, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स को हम तो ऑलरेडी पहले ही हम 0 लेते हैं। तो ये हमने इसमें सिंगुलर में देखा।
और उसकी हमने एक एग्जाम्पल भी की। तो ये चीज़ें वो हैं जो आपको वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। तो आपको ये कैटेगरीज जो है स्टर्म इक्वेशन की ये याद होनी चाहिए। 3 कैटेगरीज हैं, तीनों की आपने इक्वेशन लिख के, कंडीशंस लिख के एक एक एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, अब इसके आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टर्मली प्रॉब्लम। अब ये सारे स्टर्मली प्रॉब्लम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में आया हुआ है। तो स्टर्मली इक्वेशन के बारे में वो आपसे पूछते हैं, चाहे वो आपसे उसकी एक एग्जांपल दे दें, चाहे वो ये जो हम शॉर्ट पढ़े ना, ये सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इसके, कि रेगुलर स्टर्मली इक्वेशन जो कैटेगरीज हम पढ़े हैं, जो हमने इसकी 6 जो हैं वो एग्जाम्पल्स देखी हैं स्टर्मली इक्वेशंस की, और अब हम ये इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं स्टर्मली प्रॉब्लम की। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि जो है नंबर 1, आइगन वैल्यूज ऑफ द स्टर्मली प्रॉब्लम आर रियल, इसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होंगी। ठीक है, उसके बाद आइगन फंक्शंस जो हैं उसकी 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज आएंगी, आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन, वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगी, यानी ऑर्थोगोनल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, उसके बाद आइगन फंक्शन जो है वो कंप्लीट होंगे। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी स्टर्म लुई प्रॉब्लम की, कि एक तो आइगन वैल्यूज़ रियल होनी चाहिए, आइगन फंक्शंस जो हैं वो 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ से बिलोंग करेंगे जो कि ऑर्थोगोनल होंगे आपस में, और उसके बाद आइगन फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट होंगी। तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है जिसमें हम ऑर्थोगोनलिटी की बात करें, उसको इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे, कि ये जो आप अगर अपनी ये इक्वेशन लिखें तो पी ऑफ एक्स और ये वाई ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और इसमें हमने वाई को साथ ही हमने इस फॉर्म में लिखा है ना, वाई ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स माइनस के साथ ए से लेके बी लिमिट के अंदर। तो ये इक्वेशन उन्होंने कहा ये जो रिलेशन है आपका, ये दिस में भी सेटिस्फाइड बाय अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस के साथ। अगर आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं, ये ऑर्थोगोनल फंक्शंस की है ना, कि इन सेकंड इन्होंने कहा कि हम हमारे पास ये क्वेश्चन आता है सेकंड प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनलिटी के अंदर, कि कौन सी बाउंड्री कंडीशंस होंगी जिनके लिए आपका आइगन फंक्शंस जो है, हमने कहा है कि 2 डिफरेंट आइगन फंक्शंस होने चाहिए और ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो वो कौन सी बाउंड्री कंडीशंस होंगी जिनके लिए वो ऑर्थोगोनल होंगे, उसके लिए ये रिलेशन हमने देखा है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन को देखने के लिए। तो ये जो रिलेशन है ये वैरायटी ऑफ कंडीशंस को बताता है। एक तो आपका फंक्शन वाई एम ऑफ एक्स, और दूसरा जो है वाई एन ऑफ एक्स। ठीक है, ये दोनों फंक्शंस हैं, वाई एन और वाई एम, दोनों एक्स डिपेंडेंट है। ये वैनिश हो जाते हैं, यानी 0 हो जाते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर। यानी अगर हम एक्स की 2 बाउंड्रीज हम ले रहे हैं ना, एक्स की ए और बी, तो दोनों बाउंड्रीज पे आपका वाई एम ऑफ ए और वाई एन ऑफ बी, ए और बी दोनों पे ये 0 हो जाते हैं, या हम वाई एम ऑफ बी इज इक्वल टू वाई एन ऑफ ए। ठीक है, दैट शुड बी 0। इसे हम कहते हैं ये आपकी डायरेक्टेड कंडीशंस हैं। ठीक है, डायरेक्टेड कंडीशन का मतलब होता है कि आपकी फर्स्ट बाउंड्री पे भी और सेकंड बाउंड्री पे भी y1 और y2 या yn और ym, ये दोनों जो हैं ये 0 हो जाते हैं। इसको डायरेक्टेड कंडीशंस कहते हैं। ठीक है ना, ये वो फंक्शंस हैं। तो ये हमने ऑर्थोगोनल फंक्शंस की हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि ऑर्थोगोनल फंक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, कि जो दोनों बाउंड्रीज पे जो है उनका जो सोल्यूशन है वो ए और बी दोनों बाउंड्रीज के ऊपर डायरेक्टेड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी वो 0 के बराबर होते हैं। दूसरा, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, यानी वाई एम और वाई एन दोनों के जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी वैनिश का मतलब है 0 हो जाते हैं एक्स इक्वल टू ए और बी। यानी फंक्शन तो 0 होता ही है ए और बी बाउंड्रीज के ऊपर, उनकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे फंक्शन का जो हमने देखा है वो बिहेव करता है। तो फंक्शन तो 0 होगा ए और बी बाउंड्री पे, उसके डेरिवेटिव भी 0 हो जाएंगे। इसे नुमान कंडीशन कहते हैं। ठीक है, ये नुमान कंडीशन आपने तब भी पढ़ी थी बेजल फंक्शन के अंदर ना। तो बेजल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड को हम जो है नुमान फंक्शन कहते थे। तो ये वही नुमान कंडीशन इधर हम अप्लाई करें कि जो उनके डेरिवेटिव्स होंगे वो भी 0 के बराबर होंगे, फंक्शन भी 0 होंगे डायरेक्टेड कंडीशन के मुताबिक, और उसके डेरिवेटिव्स भी 0 होंगे नुमान कंडीशन के मुताबिक। अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाई एम एंड इट्स डेरिवेटिव वैनिश एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी इसकी बाउंड्रीज हैं। तो यानी लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर आप वाई एम ऑफ ए को उसके डेरिवेटिव के साथ लीनियरली मिलाते हैं, यानी प्लस अल्फा वाई एम प्राइम ऑफ बी इज इक्वल टू 0। वाई एम आपने लिया है ए बाउंड्री पहली बाउंड्री के साथ, प्लस अल्फा के साथ वाई एम उसका जो डेरिवेटिव है वाई एम प्राइम ऑफ बी सेकेंड बाउंड्री के ऊपर, इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने ए और बी बाउंड्री के लिए लिखी है। अगर आप चाहते हैं कि इसको इस तरह से लिखना है दोनों बी बाउंड्रीज के लिए, यानी वाई एम ऑफ बी प्लस बीटा वाई एम प्राइम ऑफ बी इज इक्वल टू 0, दोनों तरह से हो सकता है। इनिशियल बाउंड्री फाइनल बाउंड्री के साथ भी इसको हम कहते हैं कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है, या फिर हम फाइनल बाउंड्री बी और बी दोनों के लिए भी वाई एम और उसका डेरिवेटिव का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 के बराबर होता है। दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट कंडीशंस, इनको हम इंटरमीडिएट कंडीशंस कहते हैं।
तो ये तीसरी चीज़ हो गई। तो ये जो तीनों कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, डायरेक्टेड कंडीशंस, नुमान कंडीशंस और इंटरमीडिएट कंडीशंस, ऑल अबव कंडीशंस आर सेड टू बी नॉन मिक्स्ड बिकॉज वैल्यूज ऑफ वाई एम ऑफ एक्स और उसका जो डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू ए आर अनरिलेटेड टू दोज एट एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये मिक्स नहीं हो सकती क्योंकि वाई एम और उसका डेरिवेटिव जो है एक्स इज इक्वल टू ए पे वो रिलेट नहीं करते उस सोल्यूशन से जो एक्स इज इक्वल टू बी पे होते हैं। लेकिन ये जो आपके तीनों सोल्यूशन कंडीशंस हैं ये इंटरमीडिएट कंडीशंस से निकलती हैं, यानी आपका जो अल्फा 1 वाई एम ऑफ ए प्लस अल्फा 2 वाई एम उसका प्राइम उसका जो डेरिवेटिव है ऑफ बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि बीटा 1 वाई एम ऑफ बी प्लस बीटा 2 वाई एम का जो डेरिवेटिव ऑफ बी इज इक्वल टू 0, ये सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन ग्रीन फंक्शन कैन बी अटैच टू दो स्टर्मली प्रॉब्लम फॉर विच लेमडा इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू, सिर्फ जहाँ पे लेमडा 0 के बराबर नहीं होता। स्टर्मली प्रॉब्लम तब राइज होती है जब लेमडा होता है, अगर लेमडा 0 हो जाएगा तो स्टर्मली प्रॉब्लम नहीं आएगी। होवेवर द रेगुलर स्टर्मली प्रॉब्लम हैविंग आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 0 हम ग्रीन फंक्शंस को मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस कह देते हैं। देखिए ना, आपने लेमडा को शुरू में भी रखा है, यानी जहाँ जहाँ आपने स्टर्मली प्रॉब्लम ली है आपने लेमडा को कभी 0 नहीं किया, चाहे आपने उसकी रेगुलर देखी है, चाहे पीरियोडिक में देखा है, चाहे आपने उसको तीसरी जो सिंगुलर में देखा है, तो लेमडा को 0 नहीं हम करते। ठीक है, लेमडा की कोई ना कोई वैल्यू होती है और उसको हमने फाइंड आउट, अगर आप लेमडा को 0 कर लेंगे तो फिर वो हमारे पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस आ जाते हैं उससे। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी हैं, ऑर्थोगोनैलिटी की भी कंडीशंस पढ़ी हैं जिसमें हम इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये जो हमने रिलेशन लिखा था ए और बी लिमिट्स के बीच में, ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको पता है, डायरेक्टेड कंडीशंस क्या होती हैं, नुमान कंडीशंस क्या होती हैं, इंटरमीडिएट कंडीशंस क्या होती हैं और सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशंस क्या होती हैं। सेपरेटेड एंड पॉइंट्स का मतलब है ए पॉइंट को अलग कर लें, इनिशियल पॉइंट्स को, ए जो उसका वाई एम और उसका डेरिवेटिव इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे अलग है, और वाई एम और उसका डेरिवेटिव जो है बी पे अलग है, यानी ए और बी इस तरह से अलग कर सकते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो लिमिट है। और अगर आप इसको ऐसे लिखें कि दोनों ही फाइनल के साथ आपने लिख लिया बी और बी के लिए, तो भी अब ये सेपरेटेड है। ठीक है, तो आप फाइनल कंडीशन के लिए भी, फाइनल लिमिट के लिए भी दोनों को ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, लीनियर होमोजेनियस करके, और इनिशियल और फाइनल लिमिट के तौर पे भी आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको हम सेपरेटेड एंड पॉइंट कंडीशंस कहते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये अप्लाई होती हैं जब हम अपनी जो प्रॉपर्टीज निकालने लगते हैं स्टर्मली प्रॉब्लम की। ठीक है, तो स्टर्मली प्रॉब्लम की ये सारी प्रॉपर्टीज़, और हमने देख लिया कि आइगन वैल्यू लेमडा जो है वो 0 नहीं हो सकती। अगर वो 0 होगी तो फिर वो ग्रीन फंक्शन नहीं देगी आपको, मॉडिफाइड, अगर आप उसको लेमडा इक्वल 0 के लिए ग्रीन फंक्शन पे अटैच करेंगे तो वो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन देगी। अब ये पास्ट पेपर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी एक एग्जाम्पल आई हुई है 8.14, उसमें उन्होंने कहा कि शो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ स्टर्मली सिस्टम आर रियल। तो आप बताएं कि इसके आइगन वैल्यूज रियल हैं। तो आपने प्रूफ कहाँ से स्टार्ट करना है, वो जो आपने स्टर्म लेवल इक्वेशन पहले की है, वो जो स्टर्म लेवल इक्वेशन है उसमें क्या है आपके पास, जो अब आपको याद हो जानी चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड आपकी रेगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन है। अभी जो रेगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन है इसके अगर हम दो इस फॉर्म में लिखें तो हम इसका ना ये इस तरह से ये लिख सकते हैं, लीनियर होमोजीनियस करके, एक अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ, और दूसरी लीनियर होमोजेनियस इसकी हम बना सकते हैं बीटा 1 बीटा 2 के साथ। अल्फा 1 अल्फा 2 के साथ हम पहली बाउंड्री कंडीशन ए के लिए लिखेंगे, और बीटा 1 बीटा 2 के साथ जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है बी, उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। तो पहली बाउंड्री है ए के लिए ना, तो y1 ऑफ ए, जो अल्फा 1 y ऑफ ए प्लस अल्फा 2 y का डेरिवेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू 0। y1 y2 तब करके लिखते हैं जब हम डेरिवेटिव नहीं लिखते ना, तो अगर हम डेरिवेटिव करके लिख रहे हैं तो वो वैसे ही डिफरेंट है। y ऑफ ए फंक्शन है, y डेरिवेटिव ऑफ ए उसका डेरिवेटिव है, a क्या है वो बाउंड्री जिसपे, इनिशियल बाउंड्री जिसपे हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है वो लीनियर होमोजेनियस के लिए जब हम उसको लीनियर टर्म्स को ऐड करते हैं ना, फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन, जितनी मर्जी आप टर्म्स ऐड कर लें उस तरह से लीनियर टर्म्स बन जाती हैं, इस कॉन्स्टेंट्स हैं ये। इसी तरह बीटा 1 y ऑफ b, ठीक है, ये इसका सेकेंड बाउंड्री प्लस बीटा 2 y डेरिवेटिव ऑफ b इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये दो इसके हमने 8.21 के साथ ये दो लीनियर होमोजेनियस इसके जो है ना इक्वेशंस लिखी हैं, वेयर पी क्यू आर अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 ये सारे रियल हैं, वाइल लेमडा एंड वाई में बी कम्प्लेक्स। अब लेमडा जो है आपका और जो वाई जो सोल्यूशन है इसका, लेमडा जो है वो आपकी आइगन वैल्यू हो सकती है, आइगन वैल्यू, और वाई ऑफ एक्स जो है वो इसका सोल्यूशन है, ये कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें इस इक्वेशन 8.21 का, तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसके ऊपर आ जाएगी बार,
ये इसका आ गया कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स, क्योंकि हमने कहा वाई ऑफ एक्स जो है वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकता है ना, और लेमडा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकता है। तो वाई के ऊपर भी जहाँ जहाँ वाई है उसके ऊपर भी बार लगाएंगे, और जहाँ लेमडा है उसके ऊपर भी बार लगाएंगे, जिस पे हमें डाउट है कि ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकते हैं। तो हमने 8.21 को इस तरह से लिखा इस इक्वेशन की फॉर्म में, और लेमडा जहाँ था उसके ऊपर बार डाला कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए, और वाई जहाँ पे था वाई ऑफ एक्स उसके ऊपर भी बार डाला कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का। और फिर हमने इसका जो पहले इसके लीनियर होमोजेनियस बना के लिखी थी इक्वेशंस, उनको उनमें भी उसी तरह चेंजिंग आएगी। α1 वाई ऑफ ए जो था अब उसके ऊपर बार आ जाएगा, प्लस α2 वाई डेरिवेटिव ऑफ ए उसके ऊपर भी बार आ जाएगा। इसी तरह β1 वाई ऑफ बी उसके ऊपर बार, प्लस β2 वाई डेरिवेटिव ऑफ बी उसके ऊपर भी बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमने दो हमारे पास सेट्स बन गए। एक हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन बन गई रेगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन, उसकी होमोजीनियस जो है इक्वेशंस की फॉर्म में। इसी तरह हमने उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके उसकी भी होमोजीनियस इक्वेशंस की फॉर्म में उसको लिख लिया। अब जो पहली इक्वेशन है 8.21 उसको हम जो है वाई बार ऑफ एक्स यानी उसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं वाई के, और जो दूसरी इक्वेशन है 8.23 जो आपकी, उसको हम वाई ऑफ एक्स जो सिंपल वाई ऑफ एक्स फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8.21 में चूंकि वो सिंपल थी वाई ऑफ एक्स की फॉर्म में, उसको हमने उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, और 8.23 जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके आई थी उसको हमने सिंपल वाई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगी ना, ये पहली इक्वेशन बन गई। वाई बार ऑफ एक्स उसको हमने चूंकि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था ना, क्योंकि वाई ऑफ एक्स उसमें ऑलरेडी था, और दूसरी इक्वेशन में वाई बार ऑफ एक्स ऑलरेडी था, उसको हमने वाई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो देखेंगे ये दो टर्म्स वैसे ही, कि आपको पता है ना सब्ट्रैक्शन में साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये जो दो टर्म्स हैं ये सिमिलर होंगी ना पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, ऑपोजिट साइंस के साथ। तो ये जो दो बाकी जो हमने बचेगा वो क्या बचेगा जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बाकी हमारे पास बचा ये फॉर्म बचेगी d/dx ऑफ p ऑफ x, और ये जो y बार ऑफ x बाहर था इसको अगर हम अंदर करके इसके साथ लिख लेंगे, p ऑफ x को पहले लिख लिया ना, तो y बार ऑफ x और dy/dx, और दूसरी टर्म ये बची हमारे पास माइनस y ऑफ x और d/dx ऑफ, और ये जो है आपके पास y बार ऑफ x। इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या कॉमन ले लिया, d/dx ऑफ p ऑफ x को कॉमन ले लिया ना इन दोनों टर्म्स में से, और इसको लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख लिया। ये दो कैंसिल हो गई थी, राइट हैंड साइड पे अब इन दोनों को ले जाएं। जब इन दोनों को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जाके आपके पास साइन रिवर्स हो जाएंगे ना। ये पहले तो सिंपल इधर ही कर लेना लेफ्ट पे, बाद में राइट पे लेके जाएंगे। लेफ्ट पे अगर आप इसको करेंगे देखेंगे प्लस था, प्लस लेमडा माइनस लेमडा बार, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो कॉमन थी, आर ऑफ एक्स और वाई बार ऑफ एक्स और वाई ऑफ एक्स, ये सारी चीज़ें कॉमन थी, इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको राइट साइड पे अब लेके जाएंगे तो ये उधर जाके इनका साइन ये माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेमडा प्राइम जो है वो लेमडा बार पहले आ जाएगा और लेमडा बाद में आ जाएगा। ठीक है, ये उधर जाके साइन ऑपोजिट होने से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटरवल जो आपकी लिमिट्स हैं a से b के बीच में, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करें a से b के बीच में, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो आपके पास लेमडा बार माइनस लेमडा, इसको आप बाहर ले लें, इंटीग्रल करें आर ऑफ एक्स वाई बार ऑफ एक्स और वाई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a से b लिमिट के अंदर। अब इस वाली साइड का इंटीग्रल इस तरह से आपने लिया a से b में, जब इस वाली साइड का इंटीग्रल लेंगे ना तो इसका d/dx तो पहला इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, p ऑफ एक्स वाई बार ऑफ एक्स, ये पूरी टर्म, ठीक है, a से लेके b के बीच में। अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगी, राइट हैंड साइड पे ज़रा आप लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट पहले पुट करें, ठीक है, p ऑफ b के साथ, ये सारा आप b के साथ लिखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म के साथ माइनस आएगा और जो सेकंड टर्म है माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो p ऑफ b के साथ पहले हमने लिखा, दूसरी टर्म जो है माइनस लगा के कॉमन ले लिया ना बीच में, तो p ऑफ a को कॉमन ले लिया, सेकंड लिमिट जब लगाएंगे लोअर लिमिट, तो p ऑफ a को कॉमन लेके तो इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख लिया, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के ये हमने राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लिया। और अब हमने इसमें क्या करना है कि देखें, अब यहाँ पे जो हमने एक इक्वेशन निकाली थी हमारे पास, अगर हम वो इक्वेशन यूज़ करें 8.22 और 8.24, ये किस इक्वेशन का हवाला आपको दे रहे हैं, ये इन इक्वेशंस का दे रहे हैं जो आपने लीनियर होमोजीनियस का बात की थी इनका। तो अगर आप वहाँ पे यूज़ करें तो आपने देखा था ये भी लीनियर होमोजीनियस, ये 0 के बराबर होती हैं, ये भी लीनियर होमोजीनियस 0 के बराबर होती हैं। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे देखें तो वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ये पूरी टर्म जो राइट हैंड साइड पे है, ये सारी टर्म, चूँकि ये लीनियर होमोजीनियस
इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है फॉर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के लिए, तो ये सारी टर्म उन्होंने कहा दिस विल अप्रोच टू ज़ीरो, ये होल टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। अगर ये सारी टर्म जो है ये ज़ीरो के बराबर है तो अब बाकी रहेगी लेफ्ट हैंड साइड पे ये दो टर्म्स, इनका प्रोडक्ट। अब ये जो आपके पास इंटीग्रल है ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर इंटीग्रल वाली टर्म जीरो नहीं हो सकती, इट मीन्स जो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा वाली टर्म है दैट शुड बी जीरो। और अगर ये जीरो है तो इट मीन्स जो लेमडा का कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दैट शुड बी इक्वल टू लेमडा। ठीक है, तो ये चीज़ यानी ये आपके पास हमने कहा कि आप ये नीचे उन्होंने ये कंडीशन लिखी हुई है कि चूंकि आर ऑफ एक्स जो है वो तो हमने पहले ही कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और वाई ऑफ एक्स जो उसका कॉन्जुगेट और वाई ऑफ एक्स जो है ये तो इनका आपस में अगर आप मॉड ले लें तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो इंटीग्रल वाली टर्म है आर ऑफ एक्स वाई, बार ऑफ एक्स और वाई ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव होगी और ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ये तो जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है लेमडा माइनस लेमडा प्राइम वाली टर्म या लेमडा प्राइम माइनस लेमडा वाली टर्म वो जीरो होगी। इट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी अगर ये दोनों बराबर हैं कि लेमडा का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेमडा के बराबर है तो इसका मतलब है लेमडा इज़ रियल, जो कि हमने प्रूव करना था। ये मेन बात है। अब इसका क्यों ये मतलब है कि लेमडा अगर बार लेमडा के बराबर हो तो वो रियल है, इसका मतलब इसलिए ये है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से फ़र्क पड़ता है सिर्फ किसको, अयोटा वाली टर्म को। अगर इसके साथ अयोटा आ रहा होता तो फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कभी भी उसकी रियल टर्म के बराबर ना होता। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर उसकी रियल टर्म के बराबर है तो इट मीन्स आपका लेमडा रियल है। ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिर्फ क्या करता है, अयोटा को माइनस अयोटा करता है। तो अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेमडा लेमडा प्राइम के लेमडा बार के बराबर है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के, इट मीन्स कि लेमडा इज़ अ रियल। तो रियल क्वांटिटी का अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ले लें तो वो वही आंसर देता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा जो प्रूफ था ये हमने इसके साथ किया है। अब इसमें आपने जो कोशिश करनी है ये एग्जांपल नंबर 8.15 और 8.16, ठीक है, ये इसकी रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं। और आगे जो फर्दर एग्जांपल्स हैं 8.17, 8.18, ठीक है, ये कहाँ तक जा रही हैं, 8.19 और 8.20, ये सारी ये इसी से आपने शो करनी है। जो पास्ट पेपर में एक आई थी वो मैंने आपको करा दी, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इसमें से एक दो और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी, ये 8.20 वाली है जैसे, ठीक है ना, ये मैं आपको कोशिश करूँगी ये करा दूँगी। नेक्स्ट जब मैं आपको जो ऑनलाइन लेक्चर दूँगी तो उसके अंदर में ये हम 2-3 एग्जांपल्स इसकी और पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे फर्दर जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 8.22 वाली और इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो मैंने आपको करा दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब हम क्लास में सेशन करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फोरियर सीरीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। इसकी जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं आपके वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम क्लियर कर लेंगे, ताकि आपको इसमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला ना रह जाए। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ में आए आप इसकी प्रैक्टिस करें। जो मैंने आज आपको स्टर्म लेवल वाली जो इक्वेशन हमने एंड पे पढ़ी है और उससे पहले जो हमने जो भी हमने वो जो उसकी सिमेट्री देखी थी और सिमेट्री की प्रॉब्लम्स की हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर कहीं कोई मसला रह गया अंडरस्टैंडिंग का तो वो आप मुझसे यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में, या हम जब लाइव क्लास में मिलेंगे तो आप तब भी पूछ सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।